26 मासूम हिंदुओं की डेथ के बाद भारत कुछ दिन चुप तो बैठा, पर उसका बदला कुछ इस तरीके से लिया गया जिसे आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर ने पाकिस्तान को एक लाल चेतावनी के रूप में कहा कि आगे से कुछ भी करने से पहले 100 बार जरूर सोचना। 7 मई रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक साथ 9 स्ट्रैटेजिक बेसिस पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। हाई ऑल्टीट्यूड प्रेसिशन मिसाइल, हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स, आपकी डिप्लोमेसी से लेके हर एक चीज देखने को मिली इस स्ट्राइक में। हर चीज को बहुत केयरफुली जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से रखा गया। भारत ने बदला लेकर यह दिखाया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. छोड़ेगा नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर है क्या, जो कि आप कल से न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, रात से, फॉर एग्जांपल आज सुबह से न्यूज़ में देख रहे होंगे। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम मिस आउट नहीं कर सकते, जो कि हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये 1971 की लड़ाई नहीं है जहाँ इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अप्रैल में आपकी लड़ाई शुरू होगी और जो शुरू होते होते दिसंबर हो गया। ये आज के भारत की लड़ाई है, तब के तब जवाब दिया जाएगा। बैकग्राउंड अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर का, तो ये 7 मई को रात को अर्ली मॉर्निंग आपका ये ऑपरेशन शुरू होता है। तीनों आर्म फोर्सेस ने मिलकर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। बदला लिया आपके पहलगाम अटैक का, जहां पे लोकल टूरिस्ट को मारा गया। उसके बाद 9 पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक साइट्स पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लश्कर ए तैयबा से लेके आपके LET से लेके बहुत बड़े बड़े ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेस था, उस पर अटैक किया गया। मसूद अजहर का आ रहा है कि उसकी फैमिली के लगभग 10 से 12 लोग मारे गए। साथ ही साथ ये जो टारगेट है पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या उनके बेसिस को टारगेट किया, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि उसके लोकल सिविलियंस को भी मारा गया। बट येस, ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके नोटिफिकेशन निकाल दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि हमने किसी भी लोकल को नहीं मारा, किसी भी सिविलियन को हमने ये अटैक नहीं किया। ये अटैक है टेररिस्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट। तो अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है देन इट्स पाकिस्तान फॉल्ट। ये शो करता है कि यस, पाकिस्तान कितना सपोर्ट करता है ओपनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। पहले ये अटैक अक्सर POK के आसपास हुए किया करते थे, लेकिन इस बार हमने अंदर तक पंजाब जो आपका पाकिस्तान के पास है उस पर घुस कर अटैक किया है। ये लोकेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा प्लेसेस इन न्यूज़ यूपीएससी के लिए एक टॉपिक बनता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर एरिया से बनता है। इससे पहले इस टॉपिक से इंडस वाटर ट्रीटी, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, शिमला अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी आज तक की बहुत से युद्ध हुए, पर पूरी तरीके से उस ट्रीटी को डिस्कार्ड नहीं किया गया था। बट इस बार के अटैक के बाद पूरी तरीके से इस ट्रीटी को डिस्कार्ड कर दिया गया, जिससे हमने पहले झेलम का पानी रोका और अब हमने चिनाब का रोका है। और उसके बाद हमने आज ही 7 मई के दिन, जब 4 बजे पूरे भारत में जगह जगह मॉक ड्रिल होने वाली है, उससे पहले ही आपका ये अटैक हो गया। तो यस, ये मॉक ड्रिल अब एक्चुअली में इट्स अ प्रिपरेशन फॉर वॉर, बट यस, दिस इज एक्चुअली द लोकेशन जहां पे मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के इन सब एरिया में आपका बहवलपुर और
मुरीद के सियालकोट, शकरगढ़, जो आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, मुजफ्फराबाद, काबुल नहीं, आपके लाहौर में, और अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं आपके इस्लामाबाद, यहाँ पे ऑलरेडी इमरजेंसी लगा दी गई है। बट दीज आर द प्लेसेस जो LOC के बहुत पास है, विद इन 30 to 50 या 80 किलोमीटर्स के जो रेंज में है, उन पर अटैक किया गया हमारी एयरफोर्स द्वारा, या तीनों आर्म फोर्सेज ने मिलकर किया है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन और ऑफिशियली आपकी बात आ गई है। नरेंद्र मोदी कुछ वक्त पहले प्रेसिडेंट को ऑफिशियली क्लेम करने गए। NSA के जो लीडर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के जो आपके अजीत डोवाल हैं, उन्होंने जापान से लेके, अमेरिका से लेके, UAE से लेके हर एक बड़ी कंट्री को ये ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि येस हमने अटैक किया है, ये चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर अटैक में की है। पाकिस्तान फॉल्स क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक अर्जेंटली रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप एक वापस मीटिंग करिए, बट UNSC ने अपने एंड पे मीटिंग करी। पाकिस्तान को बोला नाउ इट्स योर मैटर, इंडिया पाकिस्तान, अब आप अपने एंड पे देखिए, हम इंटरनेशनली इस पर्सपेक्टिव पे देखेंगे। ट्रम्प एज यूजुअल, कभी उन्होंने कहा वी आर विद यू, ट्रम्प के डिफेंस की तरफ से यह है कि भाई मेक श्योर कि रीजनल वॉर ना बन जाए, और दूसरी तरफ अभी शेम ऑन इंडिया करके कुछ इस तरीके का ट्रम्प आपकी बातें कह रहे हैं। इसलिए ट्रम्प पे विश्वास करना इज एक्चुअली किसी भी डिप्लोमेसी, या हम इतने बड़े डिप्लोमेट होने के बावजूद हमारे बस का अमेरिका नहीं है, या उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। बट येस, रशिया से लेके, इजराइल से लेके, UAE से लेके, सऊदी अरब से लेके ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंट्रीज या तो न्यूट्रल हैं या तो हमारे फेवर में है, और उनका न्यूट्रल होना इस बात का प्रतीक है कि वो इंडिया की तरफ ही है। बट येस, दीज आर द 9 टेरर साइट्स, जो कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है कि केवल 5 साइट्स पर अटैक हुआ है, बट इंडिया ऑफिशियली कह रहा है कि वी हैव अटैक्ड 9 टेरर साइट्स, जिसमें से मेजरली जिनके हेड्स हैं उनकी है डेथ की गई है, चाहे वो जमाते जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सबके ही हेड्स जो हैं उनकी डेथ या उनको मार दिया गया है। सो आप ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट येस, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन कहाँ मरा, बट येस ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोकल्स की भी बात आती है, क्योंकि वो लोग इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से भी रिएक्शन देखना ज़रूरी होता है। नाउ एक्चुअली ये लड़ाई क्या थी, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई आपको और मुझे भी पता है कि 1947 से चली आ रही है, बट वो सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानने की जगह करंट पे फोकस करते हैं, क्या टेरिटोरियल क्लेम्स आपके रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटेड, एक्चुअली जो करंट सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का ये वही है, और ये पूरी जो स्ट्राइक की गई है उसका मेन कारण ही जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और उसमें हुए अटैक से है। सो एक्चुअली अगर हम स्टार्ट करें तो मैटर शुरू कहाँ से होता है, तो जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान कश्मीर का वो ये है कि दिस इज़ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अपना एडमिनिस्टर क्लेम करता है, लेकिन हम भी इसी पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। बट ये LOC वाला जो रीजन है, ये जो आपको ऑरेंज रीजन दिख रहा है, इट इज़ इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जिसमें आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों देखने के लिए मिलेगा। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जहाँ पे पाकिस्तान के टेररिस्ट के एयर बेसेस हैं, और ये जो रेड एरिया आपको दिखेगा दिस इज़ बेसिकली चाइना। सो एक्चुअली जो हम जम्मू कश्मीर पूरा दिखाते हैं अपने मैप में, इस एरिया में तो चलिए ठीक है हम पाकिस्तान से लड़ ही रहे हैं, बट इस एरिया में भी चाइना धीरे धीरे एक्साइटेड से काफ़ी अंदर तक आ चुका है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसीलिए जब वॉर शुरू होने की बात कर रहे हैं तो अमित शाह ने क्यों बॉर्डर से टच हो रहे हर एक उस 10 देश के CMs के साथ लाइव या वर्चुअल मीटिंग करी, क्यों? क्योंकि हमें ये डर है कि पाकिस्तान के साथ तो अब 4 स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं and UT, 3 states and UT, that is जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये तो आपका जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये भी डर है कि हो सकता है पाकिस्तान की मदद करने के लिए चाइना इस साइड से भी हम पर अटैक कर दे। इसीलिए UP, बिहार, आपका सिक्किम इन और नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर्स हैं, फिलहाल तो 10 स्टेट्स हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट के साथ भी बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस का ये भी मानना है कि हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से भी कोई ना कोई अटैक
अटैक किया जा सकता है। सो सारी जो मीटिंग्स चल रही हैं ताकि इस तरीके से भी हम तरफ या इस तरफ से भी, चाइना की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से भी हम पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएं, या फिर पूरी तरीके से किसी भी तरीके का वो स्कोप ही ना रखें कि वो अटैक करे और वहाँ से हमें खतरा बढ़ जाए। सो इसीलिए हर तरह से हम फिलहाल तैयार हैं। अब इंडिया क्या क्लेम करता है कि ये पूरा ही एरिया इंडिया का है, जो कि है ही। ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेने से वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती, इसीलिए ये पूरा एरिया जो है ये हम क्लेम करते हैं। बट एक्चुअल करंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, इंडिया कुछ ऐसा क्लेम करता है। नाउ इम्पॉर्टेंट कि इन दोनों एंगल में दूसरी कंट्री क्या करती है, क्या किस तरीके से देखती है। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये पूरे एरिया को क्लेम करता है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि पूरा जो जम्मू और लद्दाख वाला रीजन है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, नॉट ओनली पीओके बट ऑल्सो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। और ये वाला जो चाइना वाला रीजन, जो चाइना ने कैप्चर कर लिया लद्दाख का एक सर्टेन घोघरा वाला बेल्ट, उसको कहता है कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। जबकि ये सक्शगम वैली, जहाँ दुनिया की वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट या फिर बहुत ज़्यादा नंबर में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो सक्शगम वैली 1960s में बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया था। इसकी भी स्टोरी बहुत अलग है, कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। बट यस, पाकिस्तान इस पूरे रीजन को क्लेम करता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना कहता है भाई ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ है, ये वाला रीजन तो मेरा ही मेरा है। तो ज़बरदस्ती ही ये ऑलरेडी इतना सारा एरिया हमारा क्लेम करता है। एंड दिस इज़ द सियाचिन ग्लेशियर, जो हमने एक ट्राइंगुलर पॉइंट बना रखा है ताकि डायरेक्टली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के बीच में कनेक्शन ना हो सके। तो यहाँ पे हमारी एयरफोर्स, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट आर्मीज जहाँ पोस्टेड है, ये वो चेक पॉइंट है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। -50-60 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान यहाँ पे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये दोनों कंट्रीज इस एरिया में भी कैप्चर करके हम पर अटैक ना कर दे। तो इस पूरे जो सिनेरियो में एक टेरिटोरियल क्लेम की ये पूरी जो लड़ाई है वो यही है, हर कोई अपना अपना क्लेम कर रहा है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो इस पूरे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रफेल यूज़ किया, ब्राह्मोस इस्तेमाल किया, लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूं तो हम दो तरीके की टेक्नोलॉजीज में मेजरली जो सब कोई बात कर रहे हैं, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज स्कैल्प एंड हैमर। स्कैल्प एंड हैमर, तो क्या है ये स्कैल्प एंड हैमर, वो हम जानेंगे। तो स्कैल्प इज बेसिकली, जिसको हम स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, स्कैल्प इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो। तो ये एक तरीके का मिसाइल है जो हवा में लॉन्च किया जा सकता है। 250 किलोमीटर के आसपास तक ये टारगेट, इसकी रेंज है, ये कवर कर सकता है। 400-500 किलोमीटर के बाद तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाता है, दैट इज डिफरेंट कंसर्न। बट येस, इतने दूर तक इसकी रेंज है, अच्छा खासा 1000 तक का पेलोड इस्तेमाल ये उठा सकता है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मिसाइल्स हमने यूज़ करी हैं पाकिस्तान को एयर बेस पे, पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक बेसिस पे। और इन मिसाइल्स की खासियत है ये क्रूज मिसाइल हैं, यानी कि ये ढूंढ के मारती हैं। दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिसाइल। और ये मिसाइल का इस्तेमाल हमेशा डीप स्ट्राइक्स, यानी कि अगर कोई बंकर वंकर बना के उसमें भी छुपा हुआ है, उतने डेप्थ तक ये अटैक करने में सक्षम है। सो येस, विद द रेंज ऑफ ओवर 250 किलोमीटर, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डीप स्ट्राइक ऑपरेशन अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स। तो ये मिसाइल आपको स्कैल्प मिसाइल देखने के लिए मिलेगी, जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, जिसका एयर टू एयर भी लॉन्च करते हैं। एंड एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। यूपीएससी पूछ सकती है कि ये क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है। सो इट्स अ क्रूज मिसाइल, एयर से लॉन्च किया जाता है, डीप स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये भारत ऐसा पहला स्टेट नहीं है या कंट्री नहीं है जिसने इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी इराक, सीरिया और लिबिया वॉर्स में अपनी इस स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल कर चुके हैं। यूपीएससी कैन आस्क यू, स्टॉर्म शैडो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, सो इट इज़ अ मिसाइल। तो ये एक वेपन हमने इस्तेमाल मेजर किया है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो हैमर, दैट इज हाईली एजाइल, मॉड्यूलर,
म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये हैमर है। इस पर्टिकुलर मिसाइल का जो इस्तेमाल है, हैमर से ही आपको समझ आ रहा है समथिंग हथौड़ा, कुछ भारी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। सो हैमर से इसका मतलब खुद ही शो करता है कि ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए इस पर्टिकुलर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सो हैमर इज अ हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज स्मार्ट बॉम्ब, जो कि यूज किया जाता है हार्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेनफोर्स्ड बंकर्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यूज एज अ ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक। जो भी वहाँ LET दैट इज लश्कर तैयबा और तहरीक पाकिस्तान या जैश मोहम्मद जो हैं, इनके द्वारा जो आपका बंकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, उस चीज़ को टारगेट करने के लिए हमने हैमर का इस्तेमाल किया। इस तरीके के बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया जाता है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए। सो व्हाट इज, कितना स्ट्राइक है, तो 50 से 70 किलोमीटर के टारगेट कर सकता है। इसका जो लॉन्चिंग एटीट्यूड है बिल्कुल प्रेसाइज है, टारगेट डालो, टारगेट पे ही जाके हिट करता है। सो इट्स अ प्रेसिशन गाइडेड स्टैंड ऑफ म्यूनिशन capable of striking targets at a range of 50-70 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द लॉन्च एटीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जितने ऑल्टीट्यूड पे है उससे कम से कम 50 से 60-70 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है। सो दीज आर द बेसिकली 2 मेजर मिसाइल्स जिसका इस्तेमाल किया गया। तीसरी जो मेजर चीज़ इस पूरे फोर्स में इस्तेमाल की गई है दैट इज़ आपकी कामिकाजे ड्रोन्स, यानी कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। दैट मीन्स कि लुक आफ्टर किया गया पहले प्रॉपरली, एयर सर्वेलेंस किया गया, UAVs का इस्तेमाल किया गया, देन आपका प्रॉपर अटैक किया गया। तभी बोला ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट, बंकर्स और ग्राउंड रिपोर्ट या फिर हर चीज़ को प्रॉपरली एक तरीके से देखने के बाद ये अटैक किया गया है। सो लॉइटरिंग म्यूटेशंस दैट इज ऑल्सो नोन एज कामिकाजे ड्रोन्स। तो आपसे कामिकाजे क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो दैट इज बेसिकली ड्रोन्स जो कि सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए गए, टारगेट्स कहाँ हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किए गए, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमारी जो हैमर और स्कैल्प है उसने अटैक किया। बहुत प्रेसिशन के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम पे बढ़ रहा है। 2025 तक हम लोग ड्रोन रेगुलेशन एक्ट भी लेके आने वाले थे, ड्रोन हाईवेज बनने की बात हो रही थी। क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल अब हम बहुत खाली शादी पार्टियों में नहीं करते हैं, अब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा के लिए, अच्छे लेवल के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो 500 किलोग्राम 500 kg तक का वेट उठा सकते हैं, यानी कि एक टैंक जो कि हम दुश्मनों पे अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं उतना तक पेलोड उठा सकता है आपका ड्रोन, जो कि आगे डेवलप किया जा रहा है। MQ-9 रीपर हमने USA से ड्रोन हाल ही में कुछ वक्त पहले खरीदा था। नाउ एक JF-17 थंडर भी न्यूज़ में है। अब ये JF-17 थंडर न्यूज़ में क्यों है? हालांकि ये भी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ एयरबेस, कुछ एयर फ्राइट्स को आपका पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने भी मार गिराया है। किसी की डेथ नहीं हुई है, 3 हमारे शायद पायलट इंजर्ड हैं, बट ऑफिशियली इंडिया की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। पर यह बात पूरी पक्की है कि हड़बड़ाहट में पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर जेट को उड़ा दिया जिसका नाम था JF-17 थंडर। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी एक तरीके की मिसाइल है, फाइटर जेट है जो इस्तेमाल किया गया, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे भी मिस आउट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज JF-17 थंडर? तो इसको FC, ये पाकिस्तान बेस्ड है, या सॉरी चाइना बेस्ड है, इन्होंने चाइना की मदद से इसका इस्तेमाल किया था। तो FC-1 जियोलॉन्ग इन चाइना, इसको FC-1 जियोलॉन्ग कहते हैं चाइना में। इट इज ऑल्सो नोन एज FC-1 जियोलॉन्ग। तो आपसे पूछा जाएगा भाई JF-17 इज ऑल्सो नोन एज, तो FC-1 जियोलॉन्ग इन चाइना एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट ये एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया है पाकिस्तान और चाइना द्वारा। हालांकि इस पे चाइना पे भी सवाल उठता है क्योंकि एयर सर्वेलेंस जो सिस्टम पाकिस्तान में काम कर रहा था वो चाइना बेस्ड था। तो ऐसा फेल हुआ चाइना का एयर सिस्टम या एयर सर्वेलेंस सिस्टम कि वो पहचान ही नहीं पाया कि इंडियन एयरक्राफ्ट उसके पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर हो गई हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये मैक्सिमम अटैक्स इंडियन रीजन में ही करके किए हैं, इंडियन एयर स्पेस में ही रह के किया गया है, जिसके चलते कुछ 8 से 10 इंडियन सिविलियंस की भी मौत हुई है। बट ऑफिशियल क्लेम अभी तक कहीं से कोई आया नहीं है।
सो ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलके JF-17 थंडर बनाया है, जिसको चाइना में FCF जियोलॉन्ग भी कहा जाता है। पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और चाइना चेंगडू एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। एयर टू ग्राउंड इसका ये मिसाइल है, एयर टू एयर प्लस एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है। पहला इस्तेमाल 2003 में हुआ था और अभी भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके और तेजस के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कंपेयर, अभी वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो केवल इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमने वर्ल्ड वाइड, चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो लंदन के रेलवे सिस्टम पे या पूरे अंडरग्राउंड रूट में रेलवे या मेट्रो सिस्टम पे अटैक हो, सब में ही आपके पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। तो ये हमने केवल अपना कल्याण नहीं किया, ये हमने दुनिया का कल्याण किया है। इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। सो यस, ये भी हमने एक छोटा सा ब्रीफिंग देख लिया। हालांकि दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हम कुछ भी एस्पेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं। नाउ आता है S-400। हम जब इजराइल और हमस का वॉर देख रहे थे तो हमने देखा एक आयरन डोम सिस्टम इस्तेमाल किया था इजराइल ने, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो हवा में ही मिसाइल्स को फोड़ सकता है या फिर उनको ब्लास्ट कर सकता है। और इसी तरीके का S-400 जो मिसाइल सिस्टम है हमारे LOC पे तैनात हो चुका है। ये वैसे तो कल से LOC और LOC पे बहुत सारे क्या बोलते हैं वॉर शुरू हो चुकी है, बहुत सारी गन्स चलना, मतलब बहुत सारा इन शॉर्ट आर्टिलरी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी भी कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है। अभी सारा हम बात कर रहे हैं वो है अटैक के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली LOC पे जो 4 मेजर स्टेट हैं, दैट इज योर गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे ऑलरेडी LOC पे बवाल स्टार्ट हो चुका है। बट येस, हम किसी भी तरीके का काउंटर अटैक पाकिस्तान को या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का काउंटर अटैक होता है मिसाइल के पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम डील करने के लिए हमने S-400 जो आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसको LOC पे तैनात कर दिया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। S-400 ट्रायम्फ इज अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल SAM सिस्टम, जिसको डेवलप किया है रशिया के साथ मिलके हमने डेवलप किया है, जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत सारे एरियल टारगेट्स। एरियल मतलब ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, उनको टारगेट कर सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। किसी भी तरीके की मिसाइल को टारगेट करके ये हिट करने की क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट है किसके साथ मिलके किया है, तो रशिया के साथ मिलके किया है। क्या हर चीज़ को हिट कर सकता है, तो यस, ऑलमोस्ट हर चीज़ को हिट कर सकता है। मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर की। जस्ट इमेजिन कि 400 किलोमीटर तक का ये आप पे अटैक कर सकता है। और जो मिनिमम रेंज है लो फ्लाइंग, कोई 40 किलोमीटर की रेंज में भी मिसाइल उड़ रही है उस पर भी अटैक कर सकता है। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दोनों ही 40 से 400 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलती है। 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। मैक्सिमम टारगेट जो है 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से टारगेट कर सकता है। अब आप ये सोचिए कि बुल्गारिया और ग्रीस तक या फिर टर्की, मतलब इन शॉर्ट ईरान, इराक, सीरिया, इतने लंबे तक, मतलब इतने सर्टेन एरिया तक हम इसका अटैक देख सकते हैं या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो है यहाँ तक देखी इसकी जा सकती है। तो पाकिस्तान तो भाई बगल में ही बैठा हुआ है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। सो S-400 ऑलरेडी तैनात आपका हो चुका है। देन ऑब्वियसली कुछ और फीचर्स इसके ये हैं कि 400 किलोमीटर ऑब्वियसली रेंज है, मिनिमम 30 किलोमीटर तक की एवरेज पे ये लोअर कर सकता है, 36 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। अलग अलग तरीके के मिसाइल, सबसे ज़्यादा जो फॉर एग्जांपल ये डेवलप किया है, क्या ये डेवलप जो SAM का जो हमने डेवलपमेंट किया है वो बेसिकली आपका मॉडर्न रेंज के कंसिडर किया जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हम हमेशा जब टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं तो हम USA के साथ करते हैं। तो ये जो हमारा S-400 है जो रशिया बेस्ड है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई लेवल का और हाईटेक है एज़ कम्पेयर टू USA का US डेवलप्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, दैट इज़ THAAD। उससे भी ज़्यादा एडवांस तरीके से ये काम करने वाला है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए कि इसकी कैपेसिटी उससे कम है, तो सॉरी, उससे कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कैन शूट अप टू 80 टारगेट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक
एक पर्टिकुलर एक्यूरेट डिस्टेंस तक ये टारगेट कर सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉर्डर्स पे LOC पे ऑलरेडी S-400 तैनात हो चुका है। सो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर ली जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सी सारी ऐसी धीरे धीरे चीज़ें आगे निकल के आएंगी तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि येस हमने रिवेंज ले लिया है, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी देखना बाकी है। हालांकि पाकिस्तान एक कैमोफ्लॉज क्रिएट कर रहा है कि अगर इंडिया कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट हम उस पर प्रिपेयर, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। ऑलमोस्ट 60 to 70 डेज अगर लगातार वॉर होती है तो हमारे पास प्रॉपरली वेपन सिस्टम तैयार है। तो देखना होगा आगे किस तरीके से सिचुएशन होगी। जस्ट होप फॉर बेस्ट। मॉक ड्रिल्स में हिस्सा लीजिए एंड बी सेफ। थैंक यू।